गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपने लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। सबसे पहले ये समझना है कि ऑब्जर्वेशन तमाम तरह के जो डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं, तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है। अन्य सारे तरीकों का नाम लें तो कुछ तरीके हम लोग पढ़ भी चुके, प्रश्नावली, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, केस स्टडी, हिस्ट्री टेकिंग आदि आदि जो तमाम टेक्निक्स हैं, उसमें से एक बहुत ही वाइडली यूज्ड, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्निक प्रेक्षण है, जो मनोविज्ञान के अलावा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और तथा अन्य दूसरे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जब भी किसी टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ें तो एक बात जो हम शुरू में क्लियर करना चाहेंगे कि कभी भी जो इतनी सारी टेक्निक्स का अस्तित्व आया, उसकी वजह क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ही किसी भी टेक्निक को या किसी भी डेटा कलेक्शन के विधि को पढ़ना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि हर एक विधि के रिलेटिव कुछ गुण और दोष हैं। रिलेटिव गुण और दोष मतलब किसी एक विधि का जो वो गुण है वो अगली इसके पहले वाली विधि का दोष हो सकता है, और अभी की जो विधि में कुछ कमियां हैं उसके कारण उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किसी और दूसरी विधि को हम लोगों ने इस्तेमाल में लाने का प्रयास किया है। तो ये जो रिलेटिव कमियां और दोष हैं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सिचुएशन में कोई एक खास प्रविधि बहुत सूट करती है, वहीं किसी खास परिस्थिति या दूसरे सिचुएशन में कोई एक प्रविधि उतनी उपयोगी नहीं होती है। साथ ही साथ कुछ प्रविधियों में ये फायदा होता है कि उससे प्राप्त आंकड़े थोड़े ज़्यादा विश्वसनीय हैं, थोड़े ज़्यादा साइंटिफिक रूप से मान्य हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कमी भी हो सकती है कि उससे प्राप्त सूचनाओं में बनावटीपन का या उतनी गहनता हमें ना प्राप्त हो सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी इन प्रविधियों के बारे में पढ़ें तो हमेशा बाकी सारी प्रविधियों का एक तुलनात्मक स्वरूप, एक रिलेटेड कंपैरिजन वाला दृष्टिकोण हमारे दिमाग में रहे। एक और समस्या आती है कई बार जो मैं महसूस किया हूं, वो ये कि जब भी किसी खास प्रविधि को हम पढ़ते हैं तो उसके प्रति, उसके गुणों के प्रति या उसको, उसकी महिमा मंडन, उसके एलोब्रेशन के प्रति ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें पढ़ने वाले का दृष्टिकोण जब वो उस खास प्रविधि को पढ़ रहा होता है, ऐसा होता है कि वो प्रविधि ही अपने आप में श्रेष्ठ है और बाकी सारी प्रविधियों का स्थान बहुत नीचे है, और उसका उद्देश्य उस खास प्रविधि को बढ़ा चढ़ा करके बेहतर पिक्चर में प्रेजेंट करने का होता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं लेक्चर के पहले ही इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं आप लोग को, और हमेशा बड़ा ही वाइड स्पेक्ट्रम के साथ, ब्रॉड माइंड के साथ, आप सब मनोविज्ञान के छात्र हैं, इतना व्यापक क्षेत्र है इस विषय का। हमने समाज सोशल साइकोलॉजी में पूर्वाग्रह, धारणाएं, मनोवृत्तियों के बारे में पढ़ा है। तो हमारे परसेप्शन को, हमारे क्षेत्र को, हमारे ज्ञान को ये सब प्रभावित कम से कम करें, इसका ख्याल रखते हुए उस दृष्टिकोण से पढ़ना है। दूसरा फायदा उस दृष्टिकोण के साथ पढ़ने का है कि जैसे जैसे आप उस सोच के साथ, उस अप्रोच के साथ किसी भी प्रविधि को समझते हैं और डील करते हैं, तो आप ऐसा पाएंगे कि उस प्रविधि को एक्सप्लेन करते करते ही, समझते समझते ही उसके रिलेटिव गुण दोष भी आपके दिमाग में क्लियर होने लगते हैं, और उन गुण दोषों की चर्चा ही किसी भी चैप्टर में प्रमुखता से होती है, और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं
कि किसी एक खास प्रविधि के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं बाकी प्रविधियों के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर वो बनता चला जाता है, उसके शुरुआत में ही अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ। तो ये डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन एक विधि के रूप में उसका अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं। प्रेक्षण जैसा कि शाब्दिक रूप से स्पष्ट है कि इसमें कुछ भी जो व्यवहार हो रहा है उसका परसेप्शन किया जाता है, ताकि उस परसेप्शन से जो रिलेवेंट, जो हमें डेटा चाहिए, जो सूचनाएं चाहिए, हमें प्राप्त हो सके। यहाँ पे एक दो चीजें जरूरी हैं समझने के लिहाज से, वो ये कि प्रेक्षण उन्हीं घटनाओं का हो सकता है, उन्हीं व्यवहारों का हो सकता है जो कि बाह्य रूप से प्रकट हो, बाह्य रूप से जिनको मैनिफेस्ट किया जा सके, जिनको हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखा, समझा, जाना जा सके। अगर कोई व्यवहार आंतरिक है, मानसिक है, भावनात्मक लेवल पे है और उसका बाह्य मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसका परीक्षण करना मुश्किल है। वो उसके लिए फिर हमें दूसरी किसी प्रविधि, डेटा कलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम कोई प्रविधि पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कमियां हैं, उसके बारे में भी हमें चिंतन करते हुए चलना है। तो प्रेक्षण हम लोग सभी करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार का, अपने आसपास होने वाली घटनाओं का, घटित होने वाली परिस्थितियों का, और गाहे बगाहे, जाने अनजाने, अनसाइंटिफिक ढंग से ही सही हम लोग उससे सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, उससे निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त सूचना और निष्कर्षों से आगे संशोधन करके उपयोग भी लाते हैं। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से एक चैप्टर के रूप में इसको पढ़ना जाए, समझा जाए, तो कुछ विस्तार से हम लोग इसको देखेंगे और इसकी एक परिभाषा को हम लोग लेते हैं और फिर उसके जो टर्म्स आएंगे उसको एलोबरेट जब करेंगे तो हम लोगों को इसके स्वरूप के बारे में विस्तार से पता चलेगा। तो एक परिभाषा जो मेरी नजर में आई वो ऐसे है कि प्रेक्षण प्रदत्त या आंकड़े संग्रहण के रूप में एक ऐसी प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों से संबंधित उन व्यवहारों का चयन, चयन से मतलब सिलेक्शन, उत्तेजन मतलब स्टिमुलेशन, रिकॉर्डिंग अभिलेखन एवं कूट संकेतन किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों से संगत होते हैं। एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। प्रेक्षण प्रदत्त या आंकड़े संग्रहण के रूप में एक ऐसी प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में प्राणियों से संबंधित उन व्यवहारों का चयन, सिलेक्शन, उत्तेजन, स्टिमुलेशन, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन एवं कूट संकेतन, कोडिंग किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों से संगत होते हैं। तो इस परिभाषा में कुछ कुछ टर्म्स आए हैं, हम लोग उस टर्म्स को समझेंगे तो उससे प्रेक्षण के पूरे स्वरूप के बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। पहला जो टर्म है, पहली जो बात यहाँ लिखी गई है वो ये कि ये एक डेटा कलेक्शन का टूल है जिसका उपयोग शोधकर्ता अपने संबंधित सैंपल या पॉपुलेशन से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए करता है। दूसरी जो बात यहाँ लिखी गई है कि प्रेक्षण हमेशा किसी खास परिस्थिति या खास घटनाक्रम का होता है। इस कथन से मतलब ये है कि दिन भर या जीवन भर जो हमारे दृष्टि के सामने घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं को हम देखते, सुनते, उनका परसेप्शन तो जरूर करते हैं, लेकिन
वो प्रेक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेक्षण के लिए एक खास घटना, एक खास उद्देश्य, एक खास मोटो के साथ कुछ वैज्ञानिक प्रविधियों, कुछ वैज्ञानिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही प्रेक्षण को किया जाता है। तमाम तरह के जो व्यवहार हमारे आसपास घटित हो रहे हैं या किसी जगह घटित हो रहे हैं, उसमें से कुछ खास व्यवहारों का ही हम परीक्षण करेंगे जो हमारे शोध के लिए, हमारे रिसर्च के लिए उपयोगी हों। इसलिए कुछ विशिष्ट परिस्थिति में जिसमें हमारे शोध से संबंधित व्यवहार हो रहा है का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ स्पेसिफिक सिचुएशन, विशिष्ट परिस्थिति लिखने से ही मतलब है कि किसी खास परिस्थिति या खास माहौल से संबंधित व्यवहारों का यहाँ पे परीक्षण होगा। परिस्थिति से ही मिलता जुलता टर्म सिलेक्शन है। सिलेक्शन से अर्थ है कि जो पूरा दृश्य हमारे सामने है, जो पूरा सीन हमारे सामने है, उस पूरे सीन में से जो खास हिस्सा या खास उपयोगी पक्ष या जो दृश्य है या जो घटनाक्रम है, हम लोग मात्र उस पे ही फोकस करते हैं और उन घटनाओं का ही प्रेक्षण करते हैं, ना कि उन संपूर्ण सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर सेल तक, हमारे परसेप्शन के एरिया में आते हैं। क्योंकि उन पूरी सूचनाओं का विश्लेषण करना संभव भी नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है, इसलिए उसमें से जो विशेष क्षेत्र से संबंधित सूचना है, मात्र उस पर ही फोकस करके उसका प्रेक्षण किया जाता है। एक आगे एग्जाम्पल देंगे हम, जिससे हम लोग को रिलेट करेंगे इन सारी चीजों को, तो क्लियर हो जाएगा। तीसरी और एक विशेषता है जिसको कहा जाता है स्टिमुलेशन या उत्तेजन। इस विशेषता को कहने से मतलब है कि परीक्षण की प्रक्रिया में कई बार अमूमन शोधकर्ता अपने ओर से ऐसा कुछ व्यवहार प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ प्रयास करता है जिससे कि उसको वांछित सूचनाओं या वांछित व्यवहार प्राप्त हो सके, ताकि वो उनसे अपने आंकड़ों का संग्रहण कर सके। तो शोधकर्ता के द्वारा किए गए ऐसे इंटरफेयर को, ऐसे उत्तेजना को स्टिमुलेशन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम जो वांछित सूचना चाहिए, जिससे हमारा शोध समस्या सॉल्व हो सके, जिससे हमें वांछित आंकड़े प्राप्त हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। चौथी जो मुख्य बात है वो, चौथी और पांचवी दोनों चीजों को एक ही साथ लेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग और कोडिंग। जो तमाम सूचनाएं या जो तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करने के साथ ही साथ वैज्ञानिक ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से रिकॉर्ड करना, उसको टेबुलेट करना, उसका चार्ट बनाना भी जरूरी होता है। इस टेबुलेशन या इस रिकॉर्डिंग के द्वारा ही वस्तुनिष्ठ रूप से उन सूचनाओं को प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है आगे विश्लेषण के लिए। कई बार उन सूचनाओं को, उन व्यवहारों को जो घटित हो रहा है, हम लोग कुछ विशेष कोड के रूप में लिखते हैं या नोट डाउन करते हैं। जैसे जो व्यवहार जिस रूप में घटित हो रहा है, उसको पूरा का पूरा ना लिख करके उसके लिए कुछ विशेष कोड के रूप में, कूट संकेत के रूप में भी लिखते हैं। कहने का मतलब इन दोनों चीजों का यह है कि इनका उद्देश्य व्यवहार के जो पक्ष हैं उनको न्यूमेरिकल रूप से कोड किया जा सके, उसको रिकॉर्ड किया जा सके, और उस रिकॉर्डिंग को फिर आगे जरूरत के हिसाब से उसका विश्लेषण किया जा सके, उस पे स्टैटिस्टिक्स लगाया जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके। ये एक जरूरी होता है, पक्ष है। ये पक्ष सब जगह है। इंटरव्यू में भी हम लोग जब सूचनाओं को प्राप्त करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो प्रश्नों के उत्तर को रिकॉर्ड करते हैं। किस प्रश्न का रिस्पोंडेंट ने क्या उत्तर दिया,
उसकी कोडिंग भी करते हैं। सही है तो हो सकता है उसको 1 से डिनोट करें, गलत है तो 0 से डिनोट करें, नहीं पता है तो कुछ और संकेत से डिनोट करें। तो इस तरह से जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसको विश्लेषण किया जा सके, उसका अध्ययन किया जा सके, इसके लिए उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनकी कोडिंग की जाती है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हाँ, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग आज की परिस्थिति में जब हमारा पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही है, एक महामारी से जूझ रही है, उसमें सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं इसको नियंत्रित करने के लिए, इस पे लगाम लगाने के लिए, इन प्रयासों का जनता के अंदर किस तरह का इन प्रयासों के प्रति रुझान है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, किस प्रकार का मनोभाव है, ये जानने के लिए एक ऑब्जर्वेशन की टेक्निक अपनाई जा सकती है। तो इस टेक्निक में ऑब्जर्व करने वाला जो प्रेक्षक है, जो शोध करता है, वो व्यक्तियों के समूह जहां लोग बैठते हैं, जहां लोग रहते हैं, वहां पे अपनी एसेस बना के, अपनी पहुंच बना करके लोगों के व्यवहार में उनके द्वारा की गई बातचीत, आपस में जो विचार वो प्रकट करते हैं परिवार के अंदर या किसी ऐसे जगह पे जहां कोई मीटिंग हो रही है, उससे आकलन करता है कि सरकार के प्रयासों, सरकार के जो भी गतिविधियां हैं उसमें उन लोगों की कितना सपोर्टिव मानसिकता है या वो लोग उसका किस तरह से परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ वो व्यक्तियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है इस बीमारी की रोकथाम के लिए कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जितना हो सके साफ सफाई, हाथों की सफाई का ख्याल रखना, इन चीजों को कितना फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन व्यवहारों का परीक्षण करके भी अंदाज लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच है या वो उन सजेशंस को या उन सुझावों को वो हल्का मानता है, अपर्याप्त मानता है। साथ ही साथ एक और व्यवहार के जैसे व्यक्ति, सरकार के द्वारा कई बार डोनेशन की डिमांड की जाती है, चाहे पीएम केयर्स फंड हो या मुख्यमंत्री आपदा रिलीफ फंड हो, उसमें हमारा जो सैंपल है, हमारा जो समूह है, कितना डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस व्यवहार से भी अंदाज लगता है कि सरकार के प्रति उसकी धारणा कैसी है इस महामारी के नियंत्रण को लेकर के। अब अगर इस उदाहरण को हम लोग देखें तो इसमें जो हम लोगों ने 4-5 चीजों की अभी चर्चा की, उन 4-5 चीजों को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो बात है कि ये स्पेसिफिक सिचुएशन से संबंधित होगा, एक उद्देश्य के साथ ही ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को ले जाया जाएगा। तो यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम कोविड-19 महामारी को लेकर के सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, क्या मनोभाव है, इसको जानना। दूसरा, सिलेक्शन, जो तमाम तरह के व्यवहार प्राणी करेगा, जिसको ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उन सारे व्यवहारों में जो उपयुक्त व्यवहार हमारे शोध समस्या के अनुसार हो, उन व्यवहारों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एक परिवार की गतिविधियों का दिन भर के लिए अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें से वो समय जब वो कोविड-19 को लेकर सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रही है आपस में, उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा उसके द्वारा जो सरकार की गाइडलाइंस उनको फॉलो करने के लिए कितनी तत्परता दिखाई जा रही है, उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा वो कुछ जो
सरकार के द्वारा सहयोग मांगा गया है आर्थिक रूप से, या किसी और दूसरे मौकों पे वॉलंटरली प्रेजेंट होकर सहयोग करने की, उसमें वो परिवार कितना सहयोग कर रहा है फिजिकली या मॉनिटरली पैसे के स्तर पे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो अर्थ ये हुआ कि अगर पूरे दिन भर के व्यवहारों का विश्लेषण किया जा रहा है, उसमें से हम चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया हमारे काम का है और उस पर ही हम फोकस करके उससे ही संबंधित डेटा को लेते हैं। तीसरा जो है स्टिमुलेशन का पक्ष, उसमें कई बार शोधकर्ता, जैसे हम अपने एग्जाम्पल में अपने उद्देश्य से संबंधित डेटा प्राप्त हो सके, इसके लिए जानबूझ करके थोड़ी परिस्थितियों में कुछ अपने लेवल से इनपुट को डालते हैं। जैसे हम जा करके ये प्रसंग को परिवार के बीच में छेड़ते हैं, या शोधकर्ता छेड़ता है कि आपका जो परिवार है उसका क्या दृष्टिकोण है कोविड-19 जो महामारी है इस पे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर के। स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसे डिस्कशन को स्टिमुलेट किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो इस पर चर्चा होती है और लोग अपना राय मशवरा, अपनी विचार प्रकट करना शुरू करते हैं और उसके द्वारा हमको जो वांछित सूचनाएं हैं, जो वांछित व्यवहार प्रकट हो रहा है, उससे हम लोगों के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अब इन तमाम सूचनाएं और तमाम जो व्यवहार हो रहे हैं, इनको शोधकर्ता को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करना होता है, ताकि उसको वो आगे याद रख सके कि क्या घटना हुआ, क्या घटना नहीं हुआ, और आगे जरूरत के हिसाब से उसका विश्लेषण, एनालिसिस किया जा सके। तो व्यक्ति के द्वारा किए गए घटनाओं, व्यवहारों को एक स्टैंडर्ड ढंग से कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट के तहत, एक जो कि पहले से निर्मित होगा, वस्तुनिष्ठ ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से निर्मित होगा, और उस फॉर्मेट में उनके व्यवहारों को नोट डाउन करना होगा, ताकि उसको गणितीय रूप में, अरिथमेटिक रूप से कोड किया जा सके, उसका एनालिसिस किया जा सके। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लो अपने क्षेत्र विशेष में सरकार के प्रति जो काम हो रहे हैं उसको लेके लोगों की क्या अवधारणा है, इसको जांच करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी अभी तो बाजार और सारा परिवेश बंद है, अमूमन क्या होगा कि वैसे स्थान या वैसे प्रदेश, क्षेत्र जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आते हैं, उन क्षेत्रों या उस स्थान पे, जैसे बाजार है या हाट है, वहाँ पे हमारा प्रयोगकर्ता चला जाएगा और लोगों की बातचीत को, जो सरकार के काम को लेकर के वो लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने व्यवहार के द्वारा सरकार के प्रति जो सहयोगात्मक रवैया है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनको पालन कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का लगातार ऑब्जर्वेशन करके, परीक्षण करके वो अंदाज लगा सकता है कि व्यक्तियों का, उस समूह का सरकार के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देना चाहेंगे, जिससे प्रेक्षण विधि की विशेषता थोड़ी साबित होगी अन्य विधियों से, कि हम सामान्य रूप से एक जन समूह में महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है, इसको जानना चाहते हैं। अगर हम प्रश्नावली विधि या इंटरव्यू विधि से लोगों से पूछें तो कई बार लोग जानबूझ करके अपने आप को अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छा प्रकट करने के लिए महिलाओं से संबंधित बहुत अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, आदर्श बातें कह के ऐसा प्रकट करते हैं कि वो समाज या वो क्षेत्र विशेष के लोग महिलाओं के प्रति काफी सम्मान और काफी शुचिता रखते हैं, काफी डिसेंसी रखते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में ये कितना है और कितना नहीं है, इसको जानने के लिए ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण एक कारगर विधि है, जिसमें प्रेक्षक उस समाज का जिसको हमें अध्ययन करना, जिसे डेटा लेना, उसके बीच में जा करके कुछ समय व्यतीत करके ये देखता है
अलग अलग अवसरों पे जब महिलाओं के प्रति सम्मान देने की बात होती है तो वो समाज के लोग महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, चाहे वो दहेज लेने की बात हो, घरेलू हिंसा की बात हो, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की बात हो, घर के कामकाज में को लेकर के महिलाओं के प्रति जो धारणा है उनकी बात हो। तो जब वास्तविक परिवेश में एग्जैक्ट कंडीशन में जाके परीक्षणकर्ता देखता है, चीजों का विश्लेषण करता है, तो उसको बिल्कुल सटीक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। और यहाँ पे जो बनावटीपन था, जो जानबूझ करके गलत सूचनाओं को देने की जो प्रवृत्ति थी लोगों की, उससे वो पार पा सकता है और सटीक सूचनाओं जो वास्तव में हो रहा है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये एक जो उदाहरण है वो हमें ये बतलाता है कि प्रेक्षण विधि वास्तविक परिस्थिति में जब वो घटना घट रही है, वो क्रियाकलाप हो रहा है, उसका अध्ययन करके वास्तविक रूप से जो घट रहा है हम लोग निष्कर्षों पे पहुंचते हैं जो कि ज्यादा सटीक और ज्यादा विश्वसनीय होता है। अब इसके कुछ कमियां, कुछ दोष, इसके प्रकार भी हैं, जैसे कि दूसरे डाटा कलेक्शन की विधियों के थे, उन पे भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बुनियादी चीज होता है कि किसी भी चैप्टर का जो मूल तत्व है उसको स्वरूप को समझना, उसके विशेषताओं को समझना, उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसको समझना। तो ये डिस्कशन हमारा ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक के रूप में उसके विभिन्न पक्षों को लेकर के है। अगले लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन समझने की आसानी के दृष्टिकोण से हम लोग कुछ विशेष आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। और आप अपने लेवल से जब कुछ उदाहरण को बना पाइएगा कि प्रेक्षण वास्तविक रूप से कैसे किया जाए, किसी एक समस्या को लेके प्रेक्षण के एक प्लेटफॉर्म को डिजाइन करिएगा, तब आपको ये चैप्टर बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये होमवर्क समझिए कि जो मैंने अभी परिभाषित किया प्रेक्षण को, उसके आधार पे अपने अपने ढंग से किसी समस्या के प्रति प्रेक्षण करने का एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल को फिर हमारे साथ शेयर करना है ताकि समझा जा सके कि आप प्रेक्षण के स्वरूप को, जिसकी चर्चा की गई है, उसको ठीक से समझ पाए हैं या उसमें कुछ कमियां हैं। तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आगे फिर इसके स्वरूप के बाद इसके जो विभिन्न प्रकार हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।